60 सेकंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को नीट, जेईई और बोर्ड्स के लिए 100% परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। आज का हमारा विषय है फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इसे मैकेनिक्स की भाषा भी कह सकते हैं। भाषा मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं आती तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर ये यूनिट कमजोर रह गई तो आगे के चैप्टर्स जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन में गलतियां होना निश्चित है। समझ गई। तो चलिए इस यूनिट को पूरी तरह से समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और उन सभी ट्रैप्स को कवर करते हुए जहां अक्सर मार्क्स कटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ दो शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है। डिस्टेंस यानी दूरी तो बहुत सीधा साधा है, टोटल पाथ लेंथ। आप जितना भी चले वो सब जुड़ जाएगा, जैसे गाड़ी का ओडोमीटर। एग्जैक्टली वो बस किलोमीटर जोड़ता जाता है। इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट थोड़ा चालाक है। उसे रास्ते से मतलब नहीं, उसे बस स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट से मतलब है। अच्छा, ये उन दोनों के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है, और क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़े हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जी। और यहीं पर नीट का एक पसंदीदा ट्रैप आता है। बताइए। सवाल में कहा जाएगा कि एक कण एक गोल चक्कर लगाकर अपनी शुरुआती जगह पर वापस आ जाता है। जैसे ये सुना वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। करेक्ट। और अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो एवरेज वेलोसिटी भी शून्य होगी। लेकिन एवरेज स्पीड शून्य नहीं होगी क्योंकि उसने कुछ दूरी तो तय की है। एकदम सही। पीवाईक्यूज में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस मोशन की। ये जेई के लिए जरूरी है ना? हाँ, बहुत। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होती है dx/dt, मतलब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a होता है dv/dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। जी, अब यहाँ एक बहुत ही सटल जेई एडवांस का ट्रैप है। क्या? अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन है, मतलब a ऑफ x दिया है, a ऑफ t नहीं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? तब आपको a = v dv/dx का उपयोग करके इंटीग्रेट करना होगा। सबसे आम गलती जो छात्र करते हैं वो a ऑफ x को a ऑफ t मानकर ही इंटीग्रेट कर देते हैं, और बस जवाब गलत। अच्छा, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। चलिए अब ग्राफ्स पर आते हैं। ये तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एब्सोल्युटली। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ। इसका स्लोप मतलब ढलान हमें वेलोसिटी देता है। मतलब ग्राफ जितना ज्यादा ढलान वाला, स्पीड उतनी ही ज्यादा। जी, और अगर ग्राफ ऊपर की ओर कॉन्केव है, जैसे एक हंसता हुआ चेहरा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर नीचे की ओर कॉन्केव है, एक उदास चेहरे की तरह, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ एक एब्सोल्यूट रूल है जो हमेशा याद रखना है। क्या है वो? xt ग्राफ में कभी भी कोई नुकीला कोना, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शार्प कॉर्नर का मतलब है कि स्लोप अचानक बदल गया, मतलब वेलोसिटी तुरंत बदल गई, जीरो टाइम में। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना? सही बात है। ऐसा करने के लिए तो इन्फिनिट एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एग्जैक्टली। अब अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और इस ग्राफ के नीचे का एरिया, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, साइन के साथ। और अगर हम सभी एरियाज के एब्सोल्यूट वैल्यूज को जोड़ दें तो हमें डिस्टेंस मिलता है। हाँ, और यहाँ एक और नीट ट्रैप है। नेगेटिव एरिया डिस्प्लेसमेंट को तो घटाता है, लेकिन डिस्टेंस की कैलकुलेशन में उसे पॉजिटिव ही जोड़ना है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता है। बिल्कुल सही। छात्र अक्सर यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, और आखिर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके नीचे का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा v। पीवाईक्यूज में अक्सर AT ग्राफ देकर अंतिम वेलोसिटी पूछी जाती है। अब आते हैं गति के 3 प्रसिद्ध समीकरणों पर। हाँ, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। लेकिन इनमें सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये समीकरण केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही मान्य है। बस अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी। तब तो कैलकुलस ही काम आएगा। सिर्फ कैलकुलस। एक और फॉर्मूला है
nवें सेकंड में तय की गई दूरी का। हाँ, Sn इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n-1। और फ्री फॉल के लिए है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसके अनुसार आराम से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 1.3.5.7 होता है। ये तो नीट का पसंदीदा सवाल लगता है। है ही, सीधे रेशो पूछ लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। आमतौर पर ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को नेगेटिव लेते हैं और a इज इक्वल टू -g हो जाता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2ug, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। जी ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। जी। यहाँ एक क्लासिक PYQ ट्रैप है। अगर किसी वस्तु को ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे से गिराया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी शून्य नहीं होगी? नहीं होगी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी गुब्बारे की ऊपर की ओर वाली वेलोसिटी के बराबर होगी। वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अच्छा, अब तक तो हम 1D मोशन की बात कर रहे थे। अब 2D और 3D में जाने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर्स के बिना मैकेनिक्स अधूरी है। वेक्टर एडिशन का रिजल्ट r का मैग्नीट्यूड होता है। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वेक्टर्स को रिजॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। थीटा कोण की दिशा में कॉम्पोनेंट a cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर a sin थीटा। इसमें आम गलती ये होती है कि छात्र साइन और कॉस रट लेते हैं, लेकिन एंगल किस एक्सिस से दिया है ये देखना भूल जाते हैं। सही बात है। इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप। वेक्टर्स का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल, और इसका एक ही गोल्डन प्रिंसिपल है। क्या है वो? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल मोशन को अफेक्ट करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, तो हम मोशन को दो 1D प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। अब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा g। यहाँ याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर मिलती है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे 30 और 60 डिग्री के लिए रेंज समान होती है। हाँ, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू x tan थीटा gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जेई का पसंदीदा टॉपिक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से फेंका जाता है तो गिरने का समय t इज इक्वल टू अंडर रूट 2hg। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग नीट ट्रैप है। बताइए। गिरने का समय केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड पर नहीं। मतलब अगर एक गोली को ड्रॉप करें और दूसरी को हॉरिजॉन्टली फायर करें सेम हाइट से, तो दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगी। वाओ। अब आते हैं एक रैंक डिसाइडर टॉपिक पर। रिलेटिव मोशन। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है छात्रों को। इसका मूल सूत्र है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। इसका एक क्लासिक केस है रेन मैन प्रॉब्लम्स। जी। छाते की दिशा बारिश की आदमी के सापेक्ष वेग VRM की दिशा में होती है, जिसे हम VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं। हाँ, डायग्राम बनाना यहाँ बहुत जरूरी है। दूसरा केस है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इसमें नदी पार करने का मिनिमम टाइम कब लगता है? मिनिमम टाइम तब लगता है जब नाव को सीधे पार चलाया जाए। तब t इक्वल्स टू विड्थ VBR होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ यानी बिना बहाव के पार करने के लिए? उसके लिए नाव को थोड़ा अपस्ट्रीम पॉइंट करना पड़ता है। कंडीशन है VBR sin थीटा इक्वल्स टू VR। यहाँ एक एग्जिस्टेंस कंडीशन भी तो है, एक सटल जेई एडवांस्ड पीएच। हाँ, बिना बहाव के नदी पार करना तभी संभव है जब VBR ग्रेटर देन VR हो। अगर नाव की स्पीड नदी के बहाव से कम है तो वो कभी भी सीधे पार नहीं जा सकती। किनेमैटिक्स का अंतिम हिस्सा है सर्कुलर मोशन। जी, यहाँ हम एंगुलर वेरिएबल्स ओमेगा और अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। लीनियर और एंगुलर में संबंध है v इक्वल्स टू r ओमेगा और at इक्वल्स टू r अल्फा। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रिपेटल AC इक्वल्स टू v स्क्वायर r जो केंद्र की ओर लगता है, और इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। और दूसरा है टेंजेंशियल AT जो स्पीड को बदलता है। और कुल त्वरण a इन दोनों का वेक्टर सम होता है। a इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। हाँ, इसलिए AT शून्य होता है, पर AC मौजूद होता है क्योंकि डायरेक्शन तो बदल ही रही है। बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से कुछ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स और एग्जाम ट्रैप्स को दोहराते हैं। ठीक है। पहला, XT ग्राफ में कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं हो सकता। दूसरा, स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तीसरा, प्रोजेक्टाइल के उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी शून्य नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट शून्य होता है। और एक्सेलरेशन वहां भी g नीचे की ओर ही होता है। चौथा, ऊपर की ओर गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी नीचे की ओर गति के पहले सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। पांचवा, एक शॉर्टकट। यदि कोई वस्तु समान दूरियों को v1 और v2 गति से तय करती है तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है। और टॉपर्स की सलाह, रिलेटिव मोशन के सवालों के लिए हमेशा वेलोसिटी डायग्राम बनाएं, गलती नहीं होगी। तो अब आप जानते हैं कि परीक्षक आपके कॉन्सेप्ट्स को कैसे टेस्ट करेंगे, क्या संभावित ट्रैप्स हैं और स्टूडेंट्स सबसे आम गलतियां क्या करते हैं। इस टॉपिक में पूरे अंक प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए इस वीडियो को कुछ और बार रिवाइज जरूर करें।